दिल्ली में जो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसको 48 घंटे होने को आए हैं, मगर आपने गौर किया होगा अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया। उल्टा कुछ भाजपा समर्थक रिटायर्ड फौजियों को लगाया गया है कि वो कहें कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे सरकार की कितनी परिपक्वता है, कितनी मैच्योरिटी है कि अब तक हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी पर इसका दोष नहीं बढ़ा। इस वक्त कोई मीडिया का न्यूज चैनल इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात, और गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, अब तक गृह मंत्रालय ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने नहीं आए यह कहने के लिए कि यह एक आतंकवादी हमला था। आज मैं बीजेपी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इसलिए इसे आतंकवादी हमला नहीं बता रहे ताकि जब इतिहास में इस घटना को लिखा जाएगा तो आप यह कह सकेंगे कि दिल्ली में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ? और आपका रिकॉर्ड जो आप दावा करते हैं कि किसी भी शहर में हमारे सत्ता में आने के बाद कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, वो बेदाग बना रहे। हालांकि इसमें भी आंशिक सत्य है और आगे जाके मैं बतलाऊंगा। मगर इस मंच पर आपके सामने मैं 10 सवाल रख रहा हूं। यह सवाल ना सिर्फ सरकार से है बल्कि यहां के पालतू मीडिया से है। जी हां, वो मीडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की बजाय कि आप दिल्ली में हुए धमाके के बावजूद भूटान क्यों जाते हैं, सवाल पूछ रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा से कि आप अमेरिका क्यों चली गई। राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है कि आप मस्कट क्यों चले गए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यही हो रहा है। आप कहीं पर भी इंटेलिजेंस फेलियर शब्द नहीं सुनते हैं। और जैसे मैंने कहा, कुछ रिटायर्ड फौजियों को लगाया गया है इस काम में कि वो सरकार का बचाव कर सकें। कैसे? कुछ देर बाद। मगर एक एक करके मेरे 10 सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल, गौर फरमाए दोस्तों, और यह पहला सवाल है, एक्सप्लोजिव यानी बारूद से भरी कार पुलिस की नाकाबंदी से कैसे निकल गई जबकि पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चल रहा था? क्या दिल्ली पुलिस के चेक पॉइंट बस दिखावे के लिए थे? किसने जाने दिया बगैर पड़ताल के? कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं कि वो सुसाइड ब्लास्ट था जिसमें डॉक्टर उमर शामिल था। उसने बौखलाहट में कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथी फरीदाबाद में पकड़े गए थे 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ। मगर यह व्यक्ति उतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लेकर शहर में घूम कैसे रहा था? यह रेड फोर्ट तक पहुंचा कैसे? और उससे भी बड़ी बात जो सवाल हमें पूछना चाहिए कि वो 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंचा कैसे? और इस मुद्दे पर अब तक गृह मंत्रालय ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और इसी से जुड़ा है मेरा दूसरा बड़ा सवाल आपके स्क्रीन पर। यह हमला पहले से प्लान किया गया था या फिर घबराहट में किया गया पैनिक अटैक? क्या यह वही गिरोह था जिसे फरीदाबाद में पकड़ा गया था या गिरफ्तारी के डर से इसने जल्दबाजी में ब्लास्ट किया? ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं या फिर इक्का दुक्का पुलिसकर्मी इस तरह के बयानात दे रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, कहां है गृह मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस? 48 घंटे होने को आए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब तक यह कार्यक्रम सामने आएगा गृह मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा था तो क्या दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर नहीं रहना चाहिए था? क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? या जोर सिर्फ बच्चों को क्लाइमेट या पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के लिए गिरफ्तार करने में था? आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीरें देखिए, किस तरह से बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले रही थी। इनका दोष सिर्फ इतना कि ये प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं है इंडिया गेट में प्रदर्शन करने का। क्यों? क्योंकि यह एक सिक्योरिटी रिस्क है। मगर एक डॉक्टर उमर दिल्ली भर में अपनी गाड़ी लेकर घूम रहा था, उसे किसी ने नहीं रोका। इसीलिए यह सवाल दिल्ली पुलिस के साथ है कि आप जोर जबरदस्ती, जो लोग प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर तो आप जोर जबरदस्ती कर सकते हो। मगर एक आतंकवादी दिल्ली में घूम रहा है
उसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, जो कि अमित शाह के नेतृत्व के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। अब तक दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय ने कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आम जनता को अब तक यह नहीं बताया गया कि घटनाओं का क्रम क्या था, गाड़ी कैसे आई, ब्लास्ट कैसे हुआ और कौन कौन शामिल था। सबसे बड़ी बात यह नहीं बताया गया कि एक आतंकवादी हमला था। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, 48 घंटे हो रहे हैं और अब तक नहीं बताया गया कि एक आतंकवादी हमला था। यह कितना कन्वीनियंट है, कितना सुविधाजनक है। क्यों नहीं बतलाया जा रहा आतंकवादी हमला? क्योंकि भाजपा अब तक क्या कह रही थी, हमारे सत्ता में आने के बाद अब तक एक भी आतंकवादी हमला शहर में नहीं हुआ। तो प्रश्न यह कि क्या भाजपा यह चाहती है कि इतिहास के पन्नों में उसका रिकॉर्ड खराब ना हो जाए, इसलिए इसे आतंकवादी हमला नहीं बताया जा रहा? आगे, भाजपा गृह मंत्री बार बार कहते हैं कि सीमा पार से आतंक की कमर तोड़ दी गई है। तो फिर पहलगाम के बाद अब लाल किला कैसे निशाने पर आ गया? क्या इसका मतलब यह नहीं कि गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी नाकामी है? क्या अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने किसकी जिम्मेदारी ली है? क्या अमित शाह ने मणिपुर की जिम्मेदारी ली है? जब आपने धारा 370 हटा दी थी और ब्लैकआउट हो गया था कश्मीर में, उसके बाद कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, मजदूरों का पलायन हो रहा था बिल्कुल 1990 की तर्ज में। क्या गृह मंत्री से सवाल हुए? दिल्ली के दंगे हो गए, गृह मंत्री से क्या सवाल हुए बताइए? पहलगाम हमला हुआ, भाई जहां पर यह हमला हुआ था वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं, एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं। सबसे बड़ी बात, 24 घंटे भी नहीं हुए थे और हमने पाकिस्तान पर उंगली उठा दी थी। उठाना भी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जितने आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है। मगर इस बार आपने गौर किया होगा, पाकिस्तान का नाम कोई नहीं ले रहा, कोई न्यूज चैनल नहीं ले रहा, भाजपा भी नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने कहा था कि अगर एक और आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, यानी कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू करना पड़ता। मैं नहीं जानता हूं कि भविष्य में होगा नहीं होगा, यह अलग मुद्दा है। कहने का अर्थ साफ है, पाकिस्तान का नाम पहले लिया और अब नहीं लिया, यह सवाल जनता के मन में है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, रिटायर्ड फौजियों को सामने लाया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर यह हैं फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ये इसे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानते, सरकार के रवैये को बहुत परिपक्व मान रहे हैं, मैच्योर मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारी सरकार ने किसी पर उंगली नहीं उठाई। तो भाई पहलगाम में तो उठाई थी ना। और अब अगर हम पाकिस्तान को कटघरे में नहीं रख रहे हैं तो वो मैच्योरिटी कैसे हो गई? और पहले कटघरे में रखा था तो वो मैच्योरिटी कैसे हो गई, या वो इमेच्योर क्यों नहीं थी? प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जब आप तर्कों पर बात ना करें, जब आपका काम सिर्फ सरकार को बचने का रास्ता देने को लेकर हो, तब आप इस तरह के तर्क देते हैं। सुनिए, एक रिटायर्ड फौजी सैयद अता हसनैन क्या कह रहे हैं। अभी तो एक इस तरह का इंसिडेंट है और वो भी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या एग्जैक्टली है ये। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि नो, द कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेटर्स विल नॉट बी स्पेयर्ड, but ultimately we are waiting for evidence to see what has happened. And I think as a mature nation, which is what we are, हमारी लीडरशिप देखिए, आप लीडरशिप ने डिस्प्ले किया है, अपनी मैच्योरिटी डिस्प्ले की है by not pointing any fingers anywhere until the evidence is absolutely in front of us. तो मैं समझता हूं कि I don't think it should dent our confidence. The manner in which an incident of this kind has been handled by the government of India should actually inspire more confidence in people. क्या इन्होंने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान क्यों गए, वहां से उन्होंने बयान क्यों जारी किया? क्योंकि एक सवाल इस पर भी होने वाला है आगे जाकर। अब आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 6। पहलगाम के दौरान हुई भारी सुरक्षा चूक पर किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। क्या इस बार कोई जवाबदेही तय होगी, या फिर यह मामला हमेशा की तरह चलता है कि अंदाज में भुला दिया जाएगा? भाई अहम सवाल है यह दोस्तों, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और यही सवाल कांग्रेस भी कर रही है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा, अभी तक पता नहीं चल पाया है।
7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल हैं कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री हैं। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजधानी में ब्लास्ट होने से कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी का भूटान रवाना होना कितना उचित था? क्या इस वक्त देश के अंदर रहकर स्थिति की मॉनिटरिंग करना जरूरी नहीं था, या फिर डिप्लोमैटिक इमेज ज्यादा जरूरी थी? यह भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो राजनीति को डिप्लोमेसी या कूटनीति के साथ मिला देती थी। यह नियम तोड़ा पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने। पहले डिप्लोमेसी अलग रास्ते और राजनीति अलग रास्ते। भाजपा ने वोट जीतने के लिए इन दोनों को मिला दिया। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री भूटान गए। याद कीजिएगा, जब पहलगाम हमला हुआ था, प्रधानमंत्री उस वक्त किस यात्रा पर थे? उस वक्त वो सऊदी अरब की यात्रा पर थे। वापस आ गए, पहलगाम नहीं गए। कहां गए? बिहार गए। कहां गए? केरल गए। कहां गए? आंध्र प्रदेश गए। और वहां पर हंसी मजाक चल रहा था प्रधानमंत्री का। पुलवामा का हमला हुआ था दोस्तों 2019 में, याद कीजिएगा। प्रधानमंत्री कहां थे? बेयर ग्रिल्स के साथ शो कर रहे थे। उस वक्त भी इस शो को रद्द नहीं किया गया था। कोई सवाल नहीं करता प्रधानमंत्री से। मगर अडानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार सवाल किससे कर रहा है? यह देखिए, कह रहा है कि खबर मिली है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अमेरिका गई हैं और राहुल गांधी मस्कट गए हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस देश की प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री कौन है? क्या अडानी के न्यूज चैनल के इस कायर में हिम्मत है यह सवाल प्रधानमंत्री से करने का? और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, याद कीजिएगा, एनडीटीवी के क्लिप सामने आती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एनडीटीवी का जो पत्रकार है वो धमाके में जो कार का एक परखच्चा होता है, उसका एक हिस्सा होता है, वो उठाकर ले आता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। भाई वो एविडेंस है। मैं क्यों एनडीटीवी का जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उनके एक महानुभव पत्रकार को बताया जिसमें हिम्मत नहीं है अमित शाह या प्रधानमंत्री से सवाल करने की। वो सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से कर रहा है। सुनिए क्या मजाक कर रहा था अडानी का ये न्यूज चैनल। व्हाट अ शॉकिंग थिंग टू सी। देखा जाए। होता है या गाड़ी में या गाड़ी। हाँ, हमारे सहयोगी दिव्यांशु ये लेकर आए हैं। गाड़ी का एक पार्ट है जो कि यहाँ से और आगे करीब 200 मीटर दूर पड़ा होता है। दिव्यांशु ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। आप देखिए, बिल्कुल ये दिव्यांकर लेकर आए हैं। दिव्यांकर, कहाँ मिला था ये? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से तकरीबन अगर धमाके वाली जगह से बात करें तो तकरीबन 300 मीटर के आसपास दूरी पर ये जो वाइपर है ये पड़ा था। तो एक बात और है कि ये देखिए कि लोहे का ये टुकड़ा जो यहाँ से कटा हुआ है, इम्पैक्ट देखिए कि लोहे का जो पूरा टुकड़ा है ये कट के अलग हो गया और ये जो वाइपर है यहाँ से अलग हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हाथ लगा रहा हूँ। देखिए ये जो आपको देखो ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। देखिए जो बात मुकेश आप कह रहे हैं, मैं दर्शकों को बताऊं, अगर आप
इनमें से कोई सवाल नहीं करने वाला दोस्तों। अगला सवाल, 8वां सवाल, मीडिया का एक धड़ा इसे हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा है? इसी मंच पर मैंने आपको बताया था मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार जो इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा था। एक वो गन्ना पत्रकार है, सुदर्शन न्यूज का, गोभी जैसा दिखता है, वो ही इसे हिंदू मुस्लिम कर रहा था। कोशिश लगातार जारी थी, यानी कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र के छोटे मोटे गुर्गे हैं ना, वो दो रुपल्ली ट्रोल, उनमें और इन पत्रकारों में कोई फर्क नहीं दोस्तों। 8वां सवाल, मीडिया क्यों इसे हिंदू मुस्लिम कर रहा था, जबकि इस वक्त हमारा रवैया जिम्मेदारी भरा होना चाहिए? क्यों कर रहा था मीडिया? 9वां सवाल, इसे अब तक मीडिया ने इंटेलिजेंस फेलियर क्यों नहीं बताया? यह अहम सवाल है भाई। जब 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंच जाता है तो यह ऊपर से नहीं आएगा, यह जमीन के रास्ते ही आया होगा। कैसे आया, कहां बना, कौन प्लानिंग कर रहा था, कहां पर यह कंपाइल किया जा रहा था? यह अहम सवाल हैं, यह इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, कुछ ही दिनों पहले इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में विमानों के जीपीएस में छेड़खानी की गई थी। दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू ने यह रिपोर्ट पेश की है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यानी कि आतंकवादी ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से एक बड़ा हादसा या उससे अंजाम दिया जाए। कोई बात नहीं कर रहा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक बड़े वारदात को जो अंजाम देने की कोशिश की गई। खबर क्या है, गौर फरमाएं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट्स से मिली जानकारी से सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। इसकी वजह से रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ये सवालात हैं जो मीडिया को करना चाहिए, मगर मीडिया क्या कर रहा था घटनास्थल में, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक क्लिप सामने आया है दूरदर्शन का यह पत्रकार जहां पर धमाका हुआ। सोशल मीडिया एक्स के एक यूजर है कैप्सोलॉजी जो यह दावा कर रहे हैं कि दूरदर्शन का यह पत्रकार जो तिहाड़ जेल जा चुका है पत्रकारिता का नाम रोशन करने, वो सेल्फी खिंचवा रहा था वहां। सेल्फी खिंचवा रहा है एक ऐसी जगह जहां बड़ी दुर्घटना हुई है। देखिए मीडिया का किरदार, ये कहां सवाल पूछेंगे इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, देखा जाए। ये देखो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और सुधीर साहब फोटो खिंचवा रहे हैं फैंस के साथ। ये है इनका दर्द, संवेदनशीलता। देखिए देखिए देखिए, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और सुधीर साहब मजे ले रहे हैं, अभी फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं वो बस फैंस के साथ। और अब टीवी में जाके कहेंगे कि कितना दर्द हुआ, खतरनाक सीन हुआ, यहाँ पे रोएंगे अब ये। देखिए 10वां और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर, क्या इसे औपचारिक तौर पर आतंकी हमला इसलिए नहीं बताया गया ताकि बीजेपी अपना रिकॉर्ड बेदाग बता सके? सिर्फ इसलिए कि आपको अपना रिकॉर्ड बेदाग बनाए रखना है, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित ना करें और जो हुआ 48 घंटे पहले उसे आप एक आतंकवादी हमला ना बताएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।